इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप फुल स्टैक डेवलपर कैसे बन सकते हैं, यानी कि मन स्टैक से मैं फुल स्टैक बताने वाला हूँ। फुल स्टैक बताने वाला हूँ। उसका रोड मैप है। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। हर एक चीज मैं अच्छे से बताऊंगा और जिसमें हर एक चीज बताऊंगा। और ये वीडियो बिगिनर के लिए बेस्ट है। जो फुल स्टैक जो फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं, ये वीडियो उसके लिए है। तो इस वीडियो में हर एक चीज आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये रोड मैप उसके लिए है, फुल स्टैक डेवलपर की। तो बने रहिए हमारे साथ। तो इसमें हम सीखने वाले हैं पहले HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, जिसमें है वेब डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि फुल स्टैक है। इसमें बेसिक्स है। इसमें पहले वेब डेवलपमेंट फंडामेंटल सीखेंगे, ठीक है। जिसमें HTTP रिक्वेस्ट क्या होता है, क्लाइंट सर्व क्या होता है, सर्वर क्या होता है, DNS क्या होता है, API क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, डोमेन क्या होता है। ये सब तो ज्यादातर डिप्लॉय के लिए आता है। जब आप प्रोजेक्ट किसी को डिप्लॉय करेंगे तब ये आपके लिए ज्यादा जरूर होगा। और ये HTTP और HTTPS क्या होता है, ये सब पता चलने पड़ेगा। एक ब्राउजर का कुछ टूल सब आता है जो आपको पता चलेगा। इसमें आप रेस्ट एपीआई सब सीखेंगे। एक रेस्ट एपीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और ये MVC आर्किटेक्चर, ये फाइल बनाने का एक आर्किटेक्चर है। M का मतलब होता है मॉडल, V का मतलब होता है व्यू और C का होता है कंट्रोलर। इसमें आप मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये फाइल को क्रिएट करने का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ज्यादातर बेसिक स्ट्रक्चर है, ज्यादा एडवांस नहीं। और ये फाइल जो आता है, डाटा जो फेच करता है बैकएंड में, ये जेसन फाइल में होता है या जेसन या XML में होता है, ठीक है। तो तो सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रंट एंड में क्या सीखेंगे, ठीक है। फ्रंट एंड में क्या सीखना चाहिए। तो फ्रंट एंड जो स्टार्ट करोगे वो ऐसी स्ट्रक्चर से करना पड़ा, बेसिक से। यानी पहले HTML सीखना है। HTML का बेसिक कोड जैसे HTML हेड, बॉडी, div, स्पैन, etc, ये सब सीखना पड़ेगा पहले, ठीक है। उसमें आपको ये भी सीखना पड़ेगा फॉर्म और इनपुट, यानी आप जो फॉर्म फिलिप करते हैं, जैसे अपना नाम दाम एज नॉर्मल जो भी कुछ भर के फिलिप जो करते हैं, सबमिट जो मारते हैं, तो सबमिट जो होता है वो फॉर्म भरना आप सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक टेबल फॉर्मेट में आपको डाटा भी क्रिएट करना है, यानी टेबल भी बहुत जरूरी है। उसके बाद HTML का आर्किटेक्चर होता है, वो आर्किटेक्चर आप बेसिक होता है वो आप समझ जाइएगा, ठीक है। इसमें मीडिया कंट्रोल, यानी एक ऐसा मीडिया कंट्रोल जिसमें आप वीडियो इनपुट करते हैं, यानी जैसे यूट्यूब देख लीजिए। यूट्यूब पे आप वीडियो अपलोड करते हैं, इमेज अपलोड करते हैं, या फिर ऑडियो मैसेंजर जो होता है व्हाट्सएप मैसेज, उस पर आप ऑडियो भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं, या इमेज भी भेज सकते हैं। ये फंक्शनैलिटी भी आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और बात करते हैं हम स्टाइलिंग में, क्योंकि ये तो बस एस्केलेटिंग के जैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि ये HTML जो है, ये सिर्फ समझ लो कि एक इंसान का कंकाल है, बस इससे ये कंकाल बनता है, ठीक है। और उसमें CSS होगा, यानी कि CSS का ये मतलब हुआ उस कंकाल में एक्चुअली मांस डालना है। और उसका डिजाइन कैसा होना, यानी फेस कैसा होना चाहिए, उसमें मांस का कलर क्या होना चाहिए, कपड़ा का कलर क्या होना चाहिए, ये हो गया, ठीक है। कपड़ा का कलर क्या होना चाहिए, उसके हेयर का कलर क्या होना चाहिए, ये होता है CSS है, यानी कि उसको स्टाइल देना, यानी दिखने में कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें सबसे आता है सिलेक्टर, आता है प्रॉमिस, आता है बॉक्स मॉडल, यानी एक बॉक्स के फॉर्म में भी करना, जैसे यानी जितना कुछ होता है इसमें ये बॉक्स के फॉर्म में होता है। एक पार्ट को बॉक्स मानिएगा, यहाँ पे सबमिट वाला होगा, वो अलग बटन होगा, यहाँ पे अलग बटन होगा, ये सब एक बॉक्स मॉडल की तरह होता है, ठीक है। इसको ऐसे ही समझ लीजिए, सबका अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होता है और सबका अलग अलग काम होता है। और इसमें फ्लैक्स और ग्रेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब ये बॉक्स बनाइएगा तो आपको इस HTML पेज में यहाँ कहाँ इनपुट करना है, यहाँ डालना है या यहाँ पे डालना है, किस जगह पे आपको ये बॉक्स को डालना है या कौन सा लोकेशन कहाँ डालना है, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्लैक्स और ग्रिड, फ्लैक्स और ग्रिड, ठीक है। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सीख सीख लेना, इस पे आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये पोजीशन एलिमेंट जितना ये है, इंजेक्शन है। उसके बाद डिजाइनिंग रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग होना चाहिए, यानी ये डिजाइनिंग रिस्पॉन्सिव होना है, अट्रैक्टिव, यानी देखने में इतना अच्छा लगे कि यूजर आपकी वेबसाइट को यूज करते टाइम अच्छा फील करे, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका वेबसाइट ज्यादा रीच करेगा, ठीक है। और दूसरा है ये CSS वेरिएबल। बेसिकली एक होता है, एक वेरिएबल होता है जिसमें आप एक कोड को बार बार यूज किए हैं, कहीं जगह 10 जगह यूज किया है, तो आपको बार बार जाके मैनुअली चेंज ना करना पड़े। इसीलिए एक वेरिएबल लीजिए, जैसे ही वेरिएबल में चेंज कीजिएगा सारी जगह का स्टाइलिंग ऑटोमेटिक से चेंज हो जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। और उसके बाद आता है एनिमेशन एंड ट्रांजिशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सीख लीजिए, क्योंकि ये सीखने से क्या होता है, आपका वेबसाइट जो है थोड़ा रिस्पॉन्सिव मतलब अच्छा बनने लगता है। क्योंकि एनिमेशन से अगर वेबसाइट बनाएगा तो लोगों को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और अट्रैक्ट करता है, यानी वेबसाइट पे आपका आने का ट्रैफिक ट्रैफिक ज्यादा आएगा, ठीक है। और उसके बाद HTML CSS तो हो गया। अब उसके बाद
अब जावास्क्रिप्ट, अब जावास्क्रिप्ट का लॉजिक। अब पूछिएगा जावास्क्रिप्ट क्यों है? तो मान लीजिए आप इंसान जो बनाए हैं, मान लीजिए इंसान जो है उसमें एचटीएमएल तो हो गया एस्केलेटिंग के लिए, हड्डी के लिए, ठीक है। और सीएसएस हो गया हड्डी के मतलब बॉडी के लिए, ठीक है। और ये जावास्क्रिप्ट जो होता है, यानी ये इसमें ये होता है कि आदमी जो मूव कैसे करेगा, हैंड अप कैसे करेगा, यानी उसमें वैसे यानी मेन फंक्शन जो होता है, यानी चलेगा कैसे, दौड़ेगा कैसे, उठेगा वैसे कैसे, बैठेगा कैसे, ये सब मेन लॉजिक होता है जावास्क्रिप्ट। इसमें जावास्क्रिप्ट में आपको वेरिएबल सीखना पड़ेगा, डाटा टाइप सीखना, फंक्शन सीखना होगा, स्कोप सीखना, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है एरे एंड ऑब्जेक्ट। ये आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये टॉपिक हमेशा यूज होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में, एरे एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद डोम मैनिपुलेशन हो गया, इवेंट हो गया, कंट्रोल स्टेटमेंट हो गया, लूप्स हो गया, ठीक है। फंक्शन हो गया, फंक्शन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो फंक्शन भी आप ध्यान लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है फेच एपीआई। इसमें एपीआई फेच करने के बारे में बताएगा, तो ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉमिस चेन, असिंक अवेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये तीन टॉपिक, एरे, ऑब्जेक्ट, फेचिंग डाटा एंड प्रॉमिस, ये आपको हमेशा काम आएगा, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद एचटीएमएल सीएसएस आ जाएगा, तो उसके बाद आप एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से एक दो प्रोजेक्ट बना लीजिएगा, प्रोजेक्ट बना लीजिएगा, ठीक है। एक दो प्रोजेक्ट बनाइएगा, जैसे कि यूट्यूब का क्लोन बना सकते हैं, जैसे यूट्यूब का स्ट्रक्चर डिजाइन कैसा दिखता है, अमेजोन बना सकते हैं, या फिर कोई सा ऐप बना सकते हैं, यानी बहुत सा है, वो सा वेबसाइट ऐसा है जिसको आप देख के सेम टू सेम एज इट इज कॉपी करने का कोशिश करें। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये होने के बाद आपको एक फ्रेमवर्क का यूज आता है रिएक्ट नाम से, ठीक है। वो फ्रेमवर्क आप सीख सकते हैं, फ्रेमवर्क सीख सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट का फ्रेमवर्क ये होता है सारा कोड को आपको एक जगह एक करता है, जिससे क्या होता है एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से जो होता है वो कोड करना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब ये अच्छा होता है सीखने के लिए, अच्छा होता है, लेकिन फिर इसमें कोड को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और आप रिएक्ट का फ्रेमवर्क यूज करेंगे ना, तो इसमें किएगा होगा आपका कोड ज्यादा और अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा, और आपको इसमें इनबिल्ट फंक्शन भी बहुत सारा मिल जाता है, इससे क्या होता है आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, और कम टाइम में आप अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और ज्यादातर प्रोजेक्ट जो बनाता है वो ज्यादातर रिएक्ट के फ्रेमवर्क पे ही बनाता है। तो अब सवाल आता है कि रिएक्ट फ्रेमवर्क में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले रिएक्ट आपको क्रिएट करेगा, कंपोनेंट क्या होता है पढ़िएगा, जेएसएक्स क्या होता है, प्रॉप्स एंड स्टेट पढ़िएगा, यानी स्टेट प्रॉप्स पढ़िएगा, यानी प्रॉप्स वही हुआ जो आप किसी वेरिएबल में पास करते हैं पैरामीटर, ठीक है। किसी वेरिएबल में आप पैरामीटर पास करते हैं उसको ही रिएक्ट में प्रॉप्स बोलते हैं। और स्टेट ये हुआ कि मान लीजिए अभी आप लॉग किसी वेबसाइट पे आप गए, अभी लॉगिन नहीं है, अब लॉगिन नहीं है, तो स्टेट आपका हो गया लॉगिन फॉल्स, ठीक है। जैसे आप उस वेबसाइट पे लॉगिन किए तो लॉगिन हो गया ट्रू, आपका लॉगिन ट्रू हो गया, तो ये हो गया स्टेट। सभी अभी किस स्टेट में थे और किस स्टेट में आए, यानी लॉगिन नहीं थे तो लॉगिन फॉल्स था, लॉगिन आए तो लॉगिन ट्रू हो गया, तो वो हो गया स्टेट हो गया। इवेंट को कैसे हैंडल करना है, कंडीशनल रेंडरिंग क्या होता है, लिस्ट एंड कीवर्ड क्या होता है, लिस्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट भी है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, लिस्ट, हाँ। इसके बाद इसमें फॉर्म कैसे इनपुट करना है ये सीखना, इसके बाद यूज स्टेट का यूज कहाँ होता है, यूज स्टेट क्या होता है, ठीक है, यूज इफेक्ट क्या होता है, यूज स्टेट क्या होता है, ठीक है। इसमें आता है रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। इसमें राउटरिंग का यूज होता है, जैसे आप किसी पेज पे गए तो लॉगिन पेज पे गए तो लॉगिन हो गया, लॉगिन पेज पे गए तो लॉगिन हो गया, होम पे गए तो स्लैश हो गया, ये सब। या फिर आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो स्लैश फॉर्म सबमिट पे गया, आप आप किसी होम पेज पे गए तो स्लैश होम हो गया, ऐसे करके इसका राउटिंग होता है, ऐसे कौन से पेज पे आप गए हैं और कौन से पेज पे है इसका ट्रैकिंग करता है, ठीक है, उसका रूट होता है, इसको रूट बोलते हैं, उसी ही राउटिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एक्सएस और एपीआई फिचिंग ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको तो सीखना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा और अच्छे से क्लियर कर लेगा। इसमें मेथड सब आता है, पोस्ट, गेट, डिलीट, पुट, ये सब मेथड आता है, तो ये भी अच्छे से सीख लीजिएगा इसका चारों मेथड, ठीक है। उसके बाद लिफ्टिंग स्टेट, अब स्टेट ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट क्या होता है, कंटेक्स्ट एपीआई, ये सब पढ़ना है। उसके बाद रिडक्स टूल, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिडक्स टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगर आप रिएक्ट में पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ये रिडक्स टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना है कंप्लीट, ठीक।
उसके बाद फ्रंट एंड तो हो गया, ठीक है। अब फ्रंट एंड के बाद आप सवाल आता है बैक एंड में कैसे करें, क्योंकि बहुत लोग फ्रंट एंड तो कर लेता है, ठीक है, लेकिन मेन चीज है बैक एंड, क्योंकि आपको फ्रंट एंड पे उतना जॉब मिलेगा लेकिन छोटा मोटा जॉब मिलेगा, ठीक है। और अगर आप बैक एंड और फ्रंट एंड साथ में सीखे तो आपको अच्छा एक पैकेज मिल सकता है, ठीक है। तो बैकएंड में सबसे पहले आता है, सबसे पॉपुलर है नोड, ठीक है। और नोड के साथ एक फ्रेमवर्क आता है एक्सप्रेस, ठीक है। तो उसमें आपको नोड का बेसिक पढ़ लीजिएगा, जिसमें मॉडल्स क्या होता है, एनपीएम क्या होता है। एनपीएम एक का फुल फॉर्म होता है नोड पैकेज मैनेजर। ये नोड जेएस का इनबिल्ट मैनेजर होता है जो फाइल को मैनेज। उसके बाद फाइल सिस्टम पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये जरूरी है। जैसे आप किसी भी सेंसिटिव डाटा जो है आपका, उसको रखना, सिक्योर रखना चाहिए, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल काम आता है, यानी डॉट env करके इसका फाइल बनता है, तो ये जरूरी होता है। जिसमें आप सेंसिटिव डाटा रख सकते हैं, जैसे किसी भी ऐप का पासपोर्ट हो गया, की हो गया, कुछ ऐसा डाटा जो आप सब किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं और जो ज्यादा सिक्योर रखना चाहते हैं, तो वो इन्वायरमेंट वेरिएबल में डाल देते हैं, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ये सब होने के बाद आता है एक्सप्रेस का, एक्सप्रेस जेएस, यानी एक्सप्रेस उसका फ्रेमवर्क हुआ नोड जेएस का, ठीक है। इसमें बहुत सारा इनबिल्ट मिल जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको सीख लिया। इसमें सेटिंग हो जाएगा, सर्वर कैसे सेट करना है, इसमें राउटिंग का मेथड होता है, यानी वही बताए थे, गेट क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, फुट क्या होता है, डिलीट करते हैं, ये हो गया। उसका पाथ मैनेजर क्वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिडिल वेयर क्या होता है, मिडिल वेयर ये उसका भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिडिल वेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका कोई है, मान लीजिए लॉगिन पेज में आपको प्रोफाइल दिखाना है। अगर मान लीजिए कोई यूजर लॉगिन ही नहीं है, तो उसको प्रोफाइल कैसे दिखाइएगा। तो ये मिडिल वेयर वही काम करता है कि आप पहले चेक करता है क्या आप यूजर लॉगिन है कि या नहीं। अगर लॉगिन नहीं है तो वो उसका प्रोफाइल नहीं दिखाएगा, अगर लॉगिन है तो उसका प्रोफाइल दिखाएगा। तो वही मिडिलवेयर चेक करता है कि लॉगिन है या नहीं। तो मिडिलवेयर भी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद इरर हैंडलिंग मिडिलवेयर, ये इरर हैंडलिंग भी इंपॉर्टेंट है। उसका रेस्ट एपीआई और कंट्रोलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कोर्स हैंडल, क्योंकि जब भी आप बनाना चाहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए, तो मान लीजिए आपका फ्रंट एंड अलग सर्वर पर रन हो रहा होगा और बैकएंड जो है वो 3000 पर रन होगा, सर्वर जो है वो अलग अलग थाउजेंड पर। तो एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर अगर आप डाटा फेच करना चाहेंगे तो ये कोर्स एरर आपको आना ही आना है। इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको कोर्स कर का एक पैकेज आता है, उसको इंस्टॉल करके उसको सेटअप करना पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सीख लीजिएगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक आता है डाटाबेस से कनेक्शन। क्योंकि चलिए फ्रंट एंड तो हो गया, बैक एंड हो गया, ठीक है। लेकिन बैक एंड में जो है डाटाबेस में तो डाटा कनेक्ट करना है, यानी यूजर लॉगिन हुआ या कुछ किया, उसका जो भी डाटा है उसको तो डाटाबेस में सेव करना है ना। उसके लिए सबसे आता है डाटाबेस का कनेक्शन, जिसमें आता है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी एक नोएसक्यूएल डेटाबेस होता है, यानी इसमें नोएसक्यूएल डेटा, इसमें फॉर्म जो होता है वो एक फॉर्म के टाइप में इसका डाटा होता है, यानी जेसन फॉर्मेट में होता है, ठीक है। इसमें कलेक्शन होता है, डॉक्यूमेंट होता है, कॉल्ड ऑपरेशन, यानी कॉल्ड का ऑपरेशन का यही मतलब हुआ डिलीट, अपडेट, इंसर्ट, ये सब होगा, ठीक है। इसमें मोंगोडीबी एटलस, ये मोंगोडीबी एटलस जो है ये ऑनलाइन है, ठीक है। यानी मोंगोडीबी एटलस एक, लेकिन मान लीजिए क्लाउड है, यानी एडब्ल्यूएस मान लीजिए या क्लाउड मान लीजिए, ठीक है। इसमें डाटा आपको सर्वर पे रहता है और वहां से पिक होता है। मोंगोडीबी एटलस है 512 GB शायद फ्री देता है, ठीक है। तो उसमें आपको इतना ज्यादा इंटेंशन नहीं लेने का, प्रीमियम नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको फ्री में देगा, यानी इस पर से आप कहीं से भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं, लोकल पर से तो नहीं कर सकते, ये जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है मोंगोज। ये मोंगोज जो है मोंगोडीबी का है एडवांस वर्जन है, ठीक है। इसमें आप मोंगोडीबी का एडवांस वर्जन है, ठीक है, मोंगोडीबी। इसमें स्कीमा बनाना पड़ता है, मॉडल क्या होता है वो बनाना पड़ता है, ठीक है। इसमें भी कॉल्ड ऑपरेशन वही होता है, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, यही सब हो गया, ठीक है। इसमें वैलिडेशन लगा सकते हैं, क्या कौन इसको चेक कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। इसमें आप फिर एक आता है रिलेशन होगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। मिडिल वेयर, ठीक है। मोंगोडीबी में मिडिल वेयर लगा सकते हैं, मोंगोज में भी मिडिल वेयर लगा सकते हैं। ये चेक करता है कि आप ये काम जो कर रहे हैं वो करने लायक है या नहीं। यानी आप डाटाबेस से कोई फाइल डिलीट कर रहे हैं, अगर आपको डिलीट करने के लायक यानी यूजर है, तो यूजर थोड़ी ना डाटाबेस से डिलीट करेगा, डिलीट तो करेगा एडमिन ना, ओनर डिलीट करेगा, यूजर तो नहीं डिलीट करता। वही मिडिल वेयर में आप इसमें भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें अपडेट होता है, इसमें एक फंक्शन होता है कौन डिलीट कर सकता है कौन नहीं, ठीक है। और उसके बाद ये सब हो जाएगा तो मेन आता है कि जब फ्रंट एंड कर लिए बैक एंड कर, तो अब मेन दिखा था फ्रंट एंड से बैक एंड कनेक्टर कनेक्शन कैसे करो। क्योंकि आप फ्रंट एंड से बैक एंड को कनेक्ट करना चाहेंगे तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक्सीओसी यूज करना पड़ेगा या फिर मेथड यूज कीजिए, ठीक है। एंड ये फ्रंट एंड से कोई डाटा बैक एंड पर भेज रहे हैं, ठीक है। फ्रंट एंड से कोई डाटा बैक एंड पे भेज रहे हैं,
तो इसमें एक ऑपरेशन होता है, ठीक है, उसके जैसे फेच करना पड़ता है। बैकएंड से आप डाटा फेच करिएगा फ्रंट एंड पे, तो वही मेथड आपको यूज करना पड़ेगा, या तो फेच मेथड यूज कीजिए या एक्सेस यूज कीजिए, ठीक है। उसके बाद कॉलिंग एक्सप्रेस एपीआई क्या होता है, सेंडिंग फ्रॉम डाटा क्या होता है, एरर हैंडलिंग आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कोड स्टोरेजिंग ये तो आपको बताया ही था, अगर किसी दूसरे सर्वर जैसे 5173 पे अगर आपका लोकल है, मतलब फ्रंट एंड है, बैक एंड आपका 3000 पे, तो ये रन करेंगे तो आपको पोस्ट एरर आएगा, तो इसके लिए आपको पोस्ट पैकेट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लोडिंग और एरर हैंडलिंग स्टेट ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सबसे अच्छा आता है ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लीजिए आप कोई सा वेबसाइट बनाए, अब कोई यूजर लॉगिन ही नहीं है, तो उसको आप थोड़ी ना अपना प्रोफाइल या कुछ दिखाना चाहिए सेंसिटिव, तो वही है ऑथराइजेशन। तो इसमें आपको लोग यूजर को रजिस्टर करना सीखना पड़ेगा, पासवर्ड को कैसे डिक्रिप्ट करना, यानी पासवर्ड को डिकोड कैसे कर सकते हैं, हैश कोड कैसे करते हैं, हैशिंग उसको बोलते हैं, उसको हैश कैसे करते हैं, ठीक है। यानी आप लॉगिन करेंगे तो डाटाबेस में आपका रियल पासवर्ड जो रहेगा वो नहीं दिखे, बल्कि दूसरा पासवर्ड दिखने का, कि इस पर लंबा सा स्ट्रिंग बन जाएगा, ताकि कोई उसको अगर हैक भी कर ले डाटाबेस को, तो आपका पासवर्ड सेफ रहेगा, ठीक है। तो वो हो गया, पासवर्ड हैंडलिंग होगा। उसके बाद टोकन आप भेज सकते हैं, यानी एक फ्रंट एंड से एक बैकएंड जो है वो फ्रंट एंड पे एक टोकन भेजता है, ताकि आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूजर्स है या नहीं, तो उसके लिए ऑथराइजेशन टोकन हो सकता है। इसके बाद प्रोड्यूस डॉटिंग हो सकता है, ठीक है, स्टोर होता है। स्टोर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको बताया था ना, ये रिजेक्ट टूल किट ये स्टोर टोकन ही होता है, यही टोकन होता है, ठीक है। और रूल बेस्ड एडमिन, या और ये इसके लिए अलग से होता है रूल बेस्ड एडमिन, यानी कि जैसे एक फंक्शन आप एडमिन के लिए बनाए, यानी जो एडमिन रहेगा वो ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। एक यूजर होता है, जो यूजर का काम रहेगा वो प्रोडक्ट को बस बाय कर सकता है, ठीक है। तो कुछ फंक्शन एडमिन के लिए होगा वो अलग होना चाहिए, यूजर के लिए अलग होना चाहिए, वही है रोल बेस्ड एक्सेस, कि कौन किसको एक्सेस मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद इस सबको टेस्ट करने के लिए, इस सबको टेस्ट करने के लिए आपको एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर एपीआई को चेक करना है तो पोस्टमैन ये बहुत ज्यादा कॉमन है, ये आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए। अगर आप बैकएंड पे काम कर रहे हैं तो आप कोई सा भी अपना फंक्शन बनाए, तो फंक्शन सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए आपको पोस्टमैन का इंस्टॉल करना पड़ेगा। इससे पोस्टमैन का काम है, चिट्ठी होता है ना, इससे इसका काम होता है कि आप बिना फ्रंट एंड का यूज किए आप अपने बैकएंड में कोई सा फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, यानी लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। तो ये पोस्टमैन करता है, ये बेसिकली चेक करने के लिए होता है कि मेरा फंक्शन जो है बैकएंड का वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसके लिए पोस्टमैन आता है, ठीक है। और ये अपना प्रोजेक्ट तो बना लिए, ठीक है, बैकएंड बना लिए, फ्रंट एंड में आपका प्रोजेक्ट सिंपली बहुत अच्छे से रन हुआ। अब उसके लिए उस अपने प्रोजेक्ट को होस्ट भी तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए अपना प्रोजेक्ट आप गिटहब पे डाल सकते हैं, क्योंकि गिटहब भी होस्ट करता है, तो गिटहब पे डाल सकते हैं, ताकि आपका जो कोई कंपनी है वो आपके गिटहब पर से आपका कोड देखे, से हाँ ये बंदा ने मेहनत किया है, अपना प्रोजेक्ट बनाया है। तो उसके लिए आपको गिटहब का गेट और गिटहब का टूल सीखना पड़ेगा, जैसे यानी उसमें इंसर्ट करना, अपडेट करना, पुश पुल, उसको पुश और पुल कहते हैं, उसको करना, ब्रांच मैनेजिंग ये सब करना आपको आना चाहिए, ठीक है। और ये एनपीएम एनपीएम तो बता ही दिया है आगे फिर में, ठीक है, ये भी बता ही दे, env डॉट env कॉन्फ़िगर ये तो बता ही दिया हूँ, कि जो वेरिएबल सीक्रेट रखना चाहते हैं, जो किसी को नहीं दिखाना चाहते, वो आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल रख सकते हैं। पोस्टमैन आपको बता ही दिया, पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग के लिए यूज होता है। अब मेन आता है प्रोजेक्ट तो आप बना लो, अब इसको डिप्लॉय कहाँ करेंगे, ठीक है। यानी जैसे ही आप देखते हैं www.google.com खोलते हैं, तो ये इसका लिंक होता है, ये डिप्लॉय हुआ है, ठीक है, जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो ये अगर आपको फ्रंट एंड डिप्लॉय करना है तो वर्सल का यूज कर सकते हैं, या नेटलिफाई का यूज कर सकते हैं। फ्रंट एंड के लिए वर्सल या नेटलिफाई यूज कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको एक एपीआई आपका जो ऐप जो रन हो रहा है उसका लोकली क्या यूआरएल मिल जाएगा, उस यूआरएल पर जाइएगा तो आपको कोड रन होता है। और बैकएंड के यूज करने के लिए रेंडर पे यूज कर सकते हैं, या रेयल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर रेंडर यूज होता है, तो इसे इसमें रेंडर वैल्यू सेव करके इसको आपको सेटअप कर देना है, ठीक है। अगर सेटअप करने में आपको होस्ट करने में अगर कुछ दिक्कत आए, तो मेरा पिछला वीडियो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और डाटाबेस तो बताए हैं, उसको आपको लोकल से हटा के मोंगोडीबी एटलस के बारे में बताइए, उस पे आपको डाटाबेस कनेक्ट करना पड़ेगा, ये भी बहुत इजी होता है। अगर आपको मोंगोडीबी एटलस को कैसे यूज करना है, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, वो आप देख सकते हैं।
ठीक है, बस इतना ही था। और बाकी ये सब आपको प्रोजेक्ट को कैसे करना है, ये सब वेब सॉकेट, ये सब एडवांस टॉपिक हो गया। बाद में अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं। JWT बता ही दिया है, RCB बता ही दिया है, फाइल अपडेट में मल्टीपल बता, ईमेल सेंडिंग। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट है। ये आप चाहे तो अपना फंक्शन में ऐड सकते हैं। जैसे आप कोई सा भी अपना वेबसाइट बनाए, ठीक है, उसमें आपको यूजर को अगर पासवर्ड फॉरगेट करना है, पहले मान लीजिए पासवर्ड डाला वो भूल गया, अगर उसको फॉरगेट करना पड़ेगा तो आप उसको ईमेल पर सेंड कीजिएगा ना ओटीपी, जहाँ आपका पासवर्ड सेंड या आप ओटीपी नहीं डालिए, तो वही है। इसको आप ईमेल सेंडिंग आपको अच्छा सा आना चाहिए, ठीक है। ये वेब सॉकेट यूज होता है चैट ऐप बनाने के लिए। जैसे आप अपने वेबसाइट में कुछ चैटिंग का फंक्शन कुछ डालना चाहते हैं, उसके लिए आप वेब सॉकेट का सीख सकते हैं, ठीक है। आज का डॉकर कंटेनराइजेशन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये डॉकर मतलब बहुत सारा बड़ा फाइल को छोटे फाइल में कंप्रेस करके उसको एक बॉक्स के फॉर्म में, जितना भी डाटा है उसको एक छोटे छोटे बॉक्स के फॉर्म में आपके बैकएंड पर भेज सकता है, जिसको कोई हैक कर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक अच्छा एडवांस फीचर होता है, ठीक है। तो बस इसके लिए इतना ही था। अब रहा, हाँ, इसमें प्रोजेक्ट क्या क्या बना सकते हैं। तो इतना आप सीखने के बाद आपको प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ेगा। तो आप प्रोजेक्ट क्या बना सकते हो, तो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, रिएक्ट जेएस नोड.जेएस और मोंगोडीबी को यूज करके आप रिएक्ट जेएस बना सकते हैं, ठीक है। ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं प्रोजेक्ट के नाम पे, ठीक है। इवेंट टीम बना सकते हैं या प्रोजेक्ट के नाम पे, ठीक है। जॉब पोर्टल बना सकते हो, जॉब प्रिडिक्टर बना सकते हैं इमेज का, ठीक है। बस अगर ये मैं ये आपको नोट का लिंक आपको पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ये नोट का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको हर एक चीज का स्टेप बताया है, दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।